हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने वनस्पति को स्टार्ट किया था। आज के वीडियो में हम वनस्पति को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम वनस्पति के टाइप्स को पढ़ चुके हैं। एक टाइप पढ़ा था, वो था प्रशासनिक, वैधानिक या कानूनी आधार पर वर्गीकरण। और अभी जो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है भौगोलिक वनस्पति किसे कहते हैं। और उससे पहले वाले वीडियो में फॉरेस्ट पॉलिसी को पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट कितने हैं वो वाले पढ़ चुके हैं हम। एक उसमें डेटा रह गया था और वो डेटा था कि राजस्थान में जो वैधानिक या प्रशासनिक आधार पर फॉरेस्ट है उनके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं। तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है टोटल 9.60%। तो इस डेटा को भी याद रखना है। 9.60% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है या फिर अभिलेखित फॉरेस्ट है राजस्थान में। आज के वीडियो में हम भौगोलिक वनस्पति को देख रहे हैं। तो भौगोलिक वनस्पति का आधार हम क्या मानते हैं, वो है वर्षा या तापमान। तो वर्षा या तापमान के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण को विभाजित किया जाता है। और अलग अलग जगह अलग अलग आप वर्गीकरण पढ़ सकते हो, लेकिन मोटे तौर पर हम 5 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ते हैं और 5 प्रकार के वर्गीकरण को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अपना उपोष्ण सदाबहार वन। यहाँ स्पेशल वर्ड ध्यान रखना है, सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल नहीं है। और एक और वर्ड है सदाबहार या फिर एवरग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ष भर हरे भरे रहने वाले होते हैं। तो ये वाले कौन से हैं, एक तो सब ट्रॉपिकल है, यहाँ उष्ण वर्ड नहीं है। तो आपको अच्छे से एग्जाम में पढ़ना है। उष्ण सदाबहार वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, उपोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। उप प्लस उष्ण को मिला करके उपोष्ण बनता है। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट राजस्थान में है, ये नहीं है। फिर सेकंड है इसमें उष्ण या फिर शुष्क, और मेन क्या है सागवान वन, जिसको ड्राई टीक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उष्ण तापमान अधिक होने के कारण, शुष्क वर्षा कम होने के कारण, और कौन से प्रकार की है, सागवान वन। तो यहाँ याद रखना है सदाबहार वन, सेकंड है सागवान वन, थर्ड है मिश्रित पतझड़ वन। पतझड़ वन का मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, तो उसको पतझड़ या डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट राजस्थान में पाए जाते हैं। इन्हीं को उष्ण शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन पूछे तो राजस्थान में मानसूनी वन यही मिश्रित पतझड़ वन है। फिर नेक्स्ट है उष्ण शुष्क कटिबंधीय धोंक वन। तो हमें याद रखना है कौन से वन है, धोंक वन। सेमी एरिड या ड्राई ट्रॉपिकल धोंक फॉरेस्ट। फिफ्थ है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जिसको हम ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इनमें क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट तो सदाबहार वन है और है कौन से, उपोष्ण प्रकार के। सेकंड सागवान वन है, कौन से, उष्ण एंड शुष्क प्रकार के। थर्ड पतझड़ वन है, कौन से, मिश्रित प्रकार के। फोर्थ धोंक वन है, उष्ण शुष्क प्रकार के। और फिफ्थ कांटेदार वन है। कांटेदार वन उस एरिया में ज़्यादा मिलेंगे आपको जहाँ मरुस्थलीकरण वाला एरिया पाया जाता है। तो मरुस्थलीकरण वाले एरिया में कांटेदार वन हो जाएंगे। सदाबहार वन जहाँ हरे, आप इन वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करो कि कांटेदार वन का मतलब ये हुआ कि जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको और वर्षा बहुत कम होगी, मतलब मरुस्थलीकरण वाला एरिया कांटेदार हो जाएगा। और यहाँ इसका एकदम ऑपोजिट मिल रहा है। सदाबहार का मतलब ये होता है कि वर्ष भर हरे भरे हैं, तो मतलब एकदम हाई पीक वाली जहाँ भी बारिश मिलेगी हमें राजस्थान की, वहाँ उपोष्ण सदाबहार वन होगा। और हाई पीक वाली या फिर सबसे ज़्यादा बारिश हमने कहाँ पड़ रखी है, सिरोही माउंट आबू वाले एरिया में, जहाँ अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो वहीं हम इस सदाबहार वन को देखेंगे। इसको एक मैप के आधार पर हम देखते हैं कि कहाँ का कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है बट कोई बात नहीं चलेगा, आपको एक रफ में देखना है। तो फर्स्ट रैंक पर मीन्स फर्स्ट पर आपने पढ़ा है उपोष्ण सदाबहार वन। और उपोष्ण सदाबहार वन ये वाला एरिया जो माउंट आबू या फिर आबू पर्वत का एरिया है सिरोही का, वहाँ पाया जाता है। सेकंड उष्ण शुष्क सागवान वन। और ये वाला एरिया जो नीचे दक्षिण वाला एरिया हम पढ़ते हैं, वागड़ वाला एरिया और कुछ कोटा बारा झालावाड़ का एरिया,
तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में सागवान वन पाए जाते हैं। थर्ड प्रकार के फॉरेस्ट पड़े हैं मिश्रित पतझड़ वन। तो पतझड़ वन यहाँ मेवाड़ के एरिया और जो ऊपर मैदानी एरिया है उस मैदानी एरिया में पाए जाते हैं। फोर्थ प्रकार के फॉरेस्ट है जो सर्वाधिक है और जो अर्ध शुष्क प्रकार का जो एरिया है उस एरिया में इनको देखा जाता है। जैसे लूनी वाला एरिया, घग्गर बेसिन वाला एरिया जो हम पढ़ते हैं उसमें फोर्थ प्रकार के धौंक वन पाए जाते हैं। और फिफ्थ है कांटेदार वन, जैसे जैसलमेर का एरिया हो गया, बाड़मेर का एरिया हो गया, तो यहाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। ये एक इसका रफ डायग्राम हो गया। अब इसका हम तुलनात्मक स्टडी के आधार पर इनको पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने सिर्फ रैंकिंग लिखी है या फिर नंबर्स लिखे हैं। यहाँ फर्स्ट का मीनिंग है उपोष्ण सदाबहार वन से, सेकंड का मीनिंग है सागवान वन, उष्ण शुष्क सागवान वन से, थर्ड प्रकार का मीनिंग है मिश्रित पतझड़ वन, और फोर्थ का मीनिंग है धौंक वन, और फिफ्थ का मीनिंग है कांटेदार वन। तो इनको मैंने लिखा नहीं है नाम से, लेकिन 1 2 3 4 5 जो भी हमने क्रम संख्या अभी लिखी थी उन्हीं के आधार पर ये बांटे हुए हैं। तो इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। आप भी अपने नोटबुक में इसी तरीके से नोट्स में बना सकते हो। फर्स्ट है यहाँ कितनी वर्षा होती है। तो वर्षा के आधार पर इनको देखें तो सदाबहार वन में जहाँ लगभग 150 या फिर 150 से ज़्यादा सेंटीमीटर में बारिश सेंटीमीटर में मापी जाती है, इसलिए मोटे रूप पर सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा वाला एरिया जहाँ है वहाँ हमें उपोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। और वो वाला एरिया कौन सा है? आबू वाला एरिया। सेकंड प्रकार के फॉरेस्ट है, या फिर इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि इसी में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वर्षा 150 सेंटीमीटर और 150 या फिर 150 से ज़्यादा। फिर है इसका एरिया, तो एरिया लगभग 1% या इससे भी कम, टोटल को 100 मानना है, ठीक है। 1% का मीनिंग क्या है कि अगर जितने भी वन हैं उन वन को अगर 100 मान ले तो 100 में से उपोष्ण सदाबहार वन कितने हैं, तो उसमें से 1% उपोष्ण सदाबहार वन आ जाते हैं। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग एरिया हो गया। और वैसे भी अलग से एरिया देखें तो इसका एरिया मिलता है आबू पर्वत वाला, आबू पर्वत या फिर माउंट आबू जो कि सिरोही में है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, आबू पर्वत में पाया जाता है और इसकी विशेषता बहुत बार पूछी जाती है। फर्स्ट तो इसमें ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कौन से एरिया में है, और सेकंड इसमें उष्ण सदाबहार वन से आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना है सब ट्रॉपिकल या फिर उपोष्ण प्रकार का है। इसके बाद में इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ बांस, जामुन ये मुख्यतः पाए जाते हैं। बांस जिसको हरा सोना भी कहा जाता है, लेकिन बांस का अलग से देखें तो बांस सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ सदाबहार वन में भी बांस मिलता है। तो बांस सदाबहार वन में, फिर जामुन है, और इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है डिकल पटेरा आबू एंसिस। तो आप इस वर्ड को भी ध्यान रख सकते हैं, डिकल पटेरा आबू एंसिस किस में पाई जाती है? उपोष्ण सदाबहार वन में। इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है। जैव विविधता सर्वाधिक को आप इस वे में भी याद कर सकते हो कि अगर वर्ल्ड लेवल पर देखो आप, तो सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला कटिबंध है, वो कटिबंध है ये भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के आसपास का एरिया, जो हमें 5 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास ऊपर या नीचे दोनों, उत्तर की ओर देखो तो उत्तर में और दक्षिण की ओर देखो तो दक्षिण में, तो 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री के आसपास का एरिया ऐसा है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं और जैव विविधता भी सर्वाधिक वहीं पाई जाती है। और यहाँ भी जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उपोष्ण सदाबहार वन में, क्योंकि जैव विविधता के मतलब ये हुआ कि अलग अलग विभिन्न प्रकार की जैव प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पाए जाने का कारण हमें प्राप्त हो जाता है, एक तो वर्षा बहुत ज़्यादा है और सेकंड तापमान भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड है अपना जो सेकंड ले रहे हैं वो है सागवान वन। तो सागवान वन के लिए हमें वर्षा चाहिए 75 से 110 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया या फिर वर्षा वाला वन कौन सा है, तो वो है सागवान वन। सेकंड है इसमें कितने परसेंटेज एरिया पर ये पाया जाता है, तो 7%। 6 से 7
सागवान ऐसे ही लिखोगे आप, और यहाँ भी 7, तो 7 एंड 7, तो 7 से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 7% सागवान वन, और वैसे भी ये तो बहुत ही कम है तो 1% हो गया। फिर ये कहाँ पाया जाता है, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, मतलब रखना है। वागड़ वाले एरिया में, और वागड़ का मीनिंग क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले एरिया में सागवान वन है, फिर उसके साथ में उदापुर में है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में सुटेबल हो रहा है, यहाँ मान लियो कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपको कि निम्न में से सागवान वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाए डूंगरपुर, उदापुर, बांसवाड़ा एंड कोटा, तो अपना आंसर वहाँ कोटा करना है, क्योंकि कोटा कहीं कहीं क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लिया गया है और कहीं कहीं एक्सक्लूड कर लिया गया है या बाहर कर लिया गया है। इसलिए आप वहाँ ऑप्शन टिक करते समय ये ध्यान रखें कि कोटा को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है। प्रायोरिटी वागड़ एंड उदयपुर को देनी है, उसके बाद में अगर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है तो कोटा, झालावाड़ और बारां को भी इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज इनको बाहर कर देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में वागड़ वाला एरिया, देन उदयपुर, देन कोटा, देन झालावाड़ और बारां। इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो गूलर, महुआ और तेंदू। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। महुआ, गूलर, तेंदू ये सारे फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है किसके, सागवान के। और उसके साथ में इसमें इंपॉर्टेंट है वो है औद्योगिक उपयोग अधिक। ये इसकी विशेषता हो गई है कि इनका यूज़ कहाँ होता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों में सागवान वन जो होते हैं उन सागवान वनों का ज़्यादा यूज होता है। तो आपको ये कभी कभार मैच करने के लिए दिया जा सकता है कि कौन कौन से फॉरेस्ट का कौन कौन सा यूज है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि औद्योगिक यूज होने वाले कौन से फॉरेस्ट है, सागवान वन। और ये स्टेटमेंट एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 250 से 450 मीटर हाइट के बाद में या फिर हाइट पर इनकी प्राप्ति होती है। 250 से 450 का मीनिंग ये हुआ कि 250 से लेकर के 450 मीटर के बीच की जो हाइट है, 300 में भी हो सकता है, 350 पर भी हो सकता है, 250 पर भी हो सकता है, तो वहाँ लगभग इतनी ऊंचाई पर सागवान वन प्राप्त होते हैं। या फिर इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मध्यम ऊंचाई वाले ये सागवान वन प्राप्त होते हैं, मीन्स मध्यम ऊंचाई पर सागवान वन की प्राप्ति होती है। फिर थर्ड है, ये दोनों शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उपोष्ण सदाबहार वन और सागवान वन। फिर थर्ड है इसमें, वो थर्ड है मिश्रित पतझड़ वन। और मिश्रित पतझड़ वन के लिए वर्षा चाहिए हमें 50 से 80 सेंटीमीटर, लगभग यही डाटा रखना है, 50 से 80 सेंटीमीटर के आसपास तो हमें मिश्रित वन के लिए वर्षा चाहिए, और 75 से 110 सागवान वन के लिए। फिर इसका एरिया याद रखना है, वो एरिया है 28%। ये जितने भी हमने 5 प्रकार के फॉरेस्ट देखे हैं उसमें सेकंड रैंक पर प्राप्त होते हैं। फर्स्ट रैंक पर धोंक है और सेकंड रैंक पर मिश्रित पतझड़ वन है। ये कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो मेवाड़, ABCD का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। धौलपुर, कोटा, कोटा भी ध्यान रखना है आपको, कोटा कहीं लिखा हुआ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा में भी ये वन पाए जाते हैं, कौन से, मिश्रित पतझड़ वन। तो मेवाड़ वाले एरिया में मिश्रित पतझड़ वन और ABCD वाले में भी मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एक ही डिस्ट्रिक्ट एक या दो अलग अलग फॉरेस्ट वाले एरिया में कैसे आ रहे हैं, तो ये राजनीतिक डिवाइडेशन नहीं होता, ये भौगोलिक आधार पर होते हैं, तो वन कोई रुके हुए नहीं है। हो सकता है कहीं कोई वन प्राप्त हो जाए और कहीं ना प्राप्त हो, जैसे कोटा में मैं यहाँ भी मैंने कोटा लिखा है और यहाँ भी कोटा लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोटा में ये सागवान वन भी मिल सकते हैं और ये मिश्रित पतझड़ वन भी मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आप उसको ये नहीं कह सकते बस यहाँ से इसके बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पर मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है तो उस एरिया को इंक्लूड कर देते हैं, और कम होता जाता है तो कभी कभार बाहर कर देते हैं और कभी इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मोटे रूप पर आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ और ABCD वाला एरिया एंड कोटा आए तो कोटा को भी टिक कर देना है। फिर है इसमें साल, शीशम और सागवान, यहाँ भी ध्यान रखना है। देखो सागवान वर्ड यहाँ भी आ गया और मेन जो सागवान है वो यहाँ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है
साल, शीशम और सागवान। मिश्रित पतझड़ वन भी है सागवान। सागवान अलग से भी है, डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग देखो तो प्रकार में भी सागवान को डाला है और मिश्रित पतझड़ वन में भी सागवान है। स तो तीनों ही एस करके याद कर लो। साल एस, शीशम एस एंड सागवान भी एस हो जाएगा। फिर है इसका यूज इमारती लकड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि साल, शीशम और सागवान ये क्या है, इमारती लकड़ी है। शीशम का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शीशम किस प्रकार की लकड़ी है, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमारती लकड़ी के रूप में यूज करते हैं किसको, शीशम को। और ये किस प्रकार की वनस्पति में काउंट होता है, मिश्रित पतझड़ वन में। इसका मतलब ये हुआ कि एक विशेष प्रकार की सीजन में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं। फोर्थ प्रकार की जो वनस्पति हमने पढ़ी है वो है धौंक। धौंक प्रकार की वनस्पति फोर्थ पर है, जिसके लिए बारिश चाहिए 30 से 60 सेंटीमीटर। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी इसको एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में बता देंगे क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या आप ठीक ठाक याद रखोगे तब भी चल लेगा काम। 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश चाहिए धौंक वन के लिए। 58 सेंटीमीटर एरिया पर धौंक वन पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो कि राजस्थान में सर्वाधिक जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो धौंक प्रकार के हैं। फिर है इसका एरिया कौन कौन सा है, तो एरिया जो ये वाला एरिया बच जाएगा, मीन्स इस ये वाला इंक्लूड करने के बाद में और ये वाला इंक्लूड करने के बाद में राजस्थान में जो भी एरिया बचेगा वहाँ धौंक वन ही प्राप्त होगा। तो मोटे रूप पर कहें तो अर्ध उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है हमें, उसमें धौंक वन प्राप्त होंगे। और इसमें कौन कौन से प्रकार के वन मिलेंगे, तो खेजड़ी, केर, बेर, ये धौंक वन में है। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष है वो है धोकड़ा। तो धौंक एंड धोकड़ा, तो धोकड़ा वर्ग भी याद रखना है कि धोकड़ा प्रकार का फॉरेस्ट या फिर ट्री कहाँ पाया जाता है, धौंक प्रकार के फॉरेस्ट में। और इसका यूज क्या होता है, ईंधन लकड़ी है, ये ईंधन लकड़ी के रूप में यूज किया जाता है। फिफ्थ है अपने कांटेदार फॉरेस्ट, और कांटेदार मरुस्थल वाले एरिया में। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश बहुत ही कम है, तो 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश है और 6% या फिर 6% एरिया पर या फिर टोटल का 6% कांटेदार वन है। क्योंकि वैसे भी बहुत ही कम फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं अपने जो मरुस्थल वाले एरिया में, तो वैसे भी आप इसको कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ दोनों में तो दिक्कत आएगी नहीं, 1% एंड 6%। हो सकता है इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाए, सा एंड सा इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 58% एंड 28%, इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। मिश्रित पतझड़ वन 28% है और 58% धौंक फॉरेस्ट है। 6% मरुस्थल वाले या फिर कांटेदार प्रकार के हैं। एरिया कौन सा है, जो जे वाला एरिया पड़ा था, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये वाला जो एरिया पड़ा था वहाँ कांटेदार प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कैक्टस, आक, कंटीलेवन। तो इनको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। कभी कभार ये कैक्टस आपको कंफ्यूज कर सकता है कि कैक्टस कौन से फॉरेस्ट में आता है। तो कैक्टस कांटेदार प्रकार का है, कैफोर कैक्टस और कैफोर कांटेदार। और आक जो शिव जी को प्रिय है वो भी कांटेदार प्रकार की प्रजाति में या फिर कांटेदार प्रकार के वन में शामिल होता है। फिर इसमें क्या विशेषता है, तो ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सहायक है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सहायक कौन कौन से हैं, कैक्टस, आक, कंटीलेवन, थोर, ये वाले सारे इसमें कांटेदार वन में आ जाएंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसकी जो पत्तियाँ होती है वो मोमी प्रकार की होती है। मोम कैसा, एकदम सॉफ्ट होता है, तो इनकी पत्ती छोटी हो जाती है क्योंकि यहाँ क्या बारिश बहुत कम होती है या फिर पानी की प्राप्ति बहुत कम होती है, तो ये अपनी साइज एकदम छोटी कर देती है और जो इसका परत होती है वो परत एकदम चिकनी हो जाती है। इसलिए ये एक बार IAS में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोमी प्रकार की फॉरेस्ट या फिर मोमी प्रकार की जो लीव्स होती है कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है, तो वो कांटेदार प्रकार के फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो ये आपका मोटे तौर पर भौगोलिक वर्गीकरण हो गया है राजस्थान के वन का। इसमें क्या क्या याद रखना या फिर कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट, सदाबहार वन के लिए वर्षा याद रखनी मतलब रखनी है। इसका ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ऊपर वाले तीनों ही रखने हैं, 1% आबू और यहाँ जैव विविधता, ठीक है। फिर इसमें 75 से 110, 7 तो वैसे भी कंफ्यूजन वाला है नहीं। वागड़ वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है।
और 250 से 450 मीटर की हाइट पर प्राप्त होते हैं। औद्योगिक यूज़ ज़्यादा होता है। इसमें आपको 28% याद रखना है। इस एरिया वाले में मेवाड़ ABCD और कोटा वाले में अगर आपको एरिया रहे याद तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी चलेगा। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि साल, शीशम और सागवान जो वन है वो कहाँ या फिर कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका यूजेज याद रखना है। यूजेज तो इन सारों के पांचों के याद रखने हैं। तो ये इमारती लकड़ी के रूप में यूज हो जाता है। फिर इसके बाद में धौंक फॉरेस्ट, तो आपको धौंक नाम याद रखना है, सबसे बड़ी बात है। और सेकंड कितने हैं, तो 58% ये याद रखना है। धोंकड़ा वृक्ष मुख्यतः पाया जाता है। और एक बार शायद खेजड़ी का भी क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको खेजड़ी भी याद रखना है कि खेजड़ी कौन से प्रकार के फॉरेस्ट की प्रजाति में काउंट होती है। और धौंक भी याद रखना है। ईंधन याद रखना है। देन इसमें याद रखना है आपको ये कैक्टस और पत्तियां मोमी प्रकार की होती है। तो ये अपना हो गया है फॉरेस्ट, जो भी मोटे तौर पर फॉरेस्ट था वो कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय।